महाराज, अब आपकी सारी विद्याएं पूर्ण हो चुकी है। बाबा, मैं आपकी इन विद्याओं से पशु पक्षियों की भी मदद कर पाऊंगा। बाबा बोलिए, आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप इन विद्याओं का उपयोग जीव कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और महाराज, वैसे भी एक संत को मोह माया से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आप मेरी एक बात सुनते जाइए। बोलिए बाबा, क्या बात है? महाराज, आपने इस विद्या को सीख तो लिया है, लेकिन याद रखना, यदि आपने इस विद्या के बारे में किसी को भी बताया या फिर इसका जिक्र किया तो आप एक पत्थर में बदल जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं किसी से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। इतना कहकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। राजा ने उस साधु से पशु विद्या सीखी थी, जिससे राजा पशु पक्षियों की भी भाषा को समझ सकता था। अरे बहन, कितने दिन हो गए, लेकिन वह सुंदर सा हिरन हमारे यहाँ घास चरने के लिए नहीं आया। अरे बहन, क्या तुम्हें पता नहीं, कल उस हिरन को एक शिकारी ने तीर मारकर घायल कर दिया था। वह बेचारा भागकर उस पुरानी वाली गुफा में चला गया था। तब से वह उसी गुफा में पड़ा तड़प रहा है। अरे, ये तो कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। काश कि मैं एक पक्षी न होकर कोई इंसान होती तो मैं उस हिरन की मदद कर पाती। उन दोनों चिड़ियों की बात राजा के कान में पड़ती है। अरे चिड़िया, तुम किस हिरन की बात कर रही हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। इस नाते से मुझे मेरे राज्य में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के सुख दुख का ख्याल है। मैं उस हिरन की मदद करूँगा। चलो चिड़िया, मुझे उस हिरन के पास ले चलो। इतना सुनकर वह चिड़िया राजा के आगे आगे उड़ती हुई जाती है। वह चिड़िया जल्दी ही राजा को एक गुफा के द्वार पर पहुंचा देती है। महाराज, यही वह गुफा है जिसमें वह हिरन गया था। ठीक है चिड़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। राजा की यह बात सुनकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, दवाई की कुछ पत्तियाँ तोड़ लेता हूँ। इतना सोचकर राजा पौधों से कुछ पत्तियाँ तोड़ता है और जल्दी ही गुफा के अंदर घुस जाता है। आखिर वो हिरन कहाँ हो सकता है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वह हिरन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हिरन ने जैसे ही राजा को वहां पर देखा तो हिरन उठ खड़ा होता है। अरे हिरन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे जख्म पर दवाई लगाने आया हूँ। तुम चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। राजा की यह बात सुनकर हिरन वहीं पर बैठ जाता है। राजा जल्दी से उसे दवाई लगा देता है। हिरन, तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। महाराज, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, सुबह से खेत जोतते जोतते तो मेरी हालत खराब हो गई है। चलो अब वापस लौट चलता हूँ, फिर कल सुबह जुताई के लिए आऊँगा। बिरजू राजा के यहाँ नौकरी करता था और उन्हीं के खेतों की जुताई कर रहा था।
बिरजू जल्दी से महल में पहुंच जाता है। अरे बिरजू, तुम तो कितनी धूप में काम करते हो। तुम बैलों को यहीं पर बांध दो और जल्दी से जाकर पानी पियो और थोड़ा सा आराम कर लो। इतना सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है। अरे भाई, क्या बात है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरे दिन खेतों में काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं इस काम से कब छुटकारा मिलेगा। भगवान का भी अनोखा न्याय है। मैं दिन भर खेतों पर काम करता हूँ और मुझे ये सूखा भूसा खाने को मिलता है, और तुम तो दिन भर अस्तबल में आराम करते हो, तुम्हें तो ये चने खाने को मिलते हैं। अरे भाई, तुम तो खुद एक मूर्ख हो, क्योंकि तुम इतना परिश्रम करते हो और बदले में ये सूखा भूसा खाते हो। लेकिन भाई, मैं मूर्ख कैसे हुआ? यदि काम नहीं करूँगा तो ये सूखा भूसा भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं भाई, तुम तो कितने भोले हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हाँ हाँ भाई, मुझे जल्दी से बताओ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम बोलोगे। भाई, कल जब वो किसान तुम्हें खेत पर ले जाने के लिए आए तो तुम झूठ मूठ बीमार होने का नाटक कर लेना। तुम बैठ जाना और उठना ही मत, फिर देखना तुम्हारी कैसे सेवा होती है। उस घोड़े और बैल की सारी बातें राजा चुपचाप खड़े होकर सुनता है। अगली सुबह ही बिरजू बैलों के पास जाता है तो देखता है कि एक बैल बड़ा ही सुस्त है। अरे ये क्या, आज तो ये बैल बड़ा ही सुस्त बैठा है। अरे चल उठ जा, हमें खेत में जाना है। उठ उठ चल। क्या तो उठेगा नहीं? मुझे तो लगता है आज ये बैल बीमार है। चलो मैं इसकी खबर महाराज को दे देता हूँ। महाराज, आज अपना एक बैल बड़ा ही सुस्त है। मुझे तो लगता है वो बीमार हो गया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर बैल को क्या बीमारी लग गई है। इतना कहकर राजा बिरजू के साथ जाकर देखता है तो एक बैल सुस्त हालत में बैठा हुआ था। अरे ये क्या, मुझे लगता है इस बैल ने तो घोड़े की बात को गंभीरता से ले लिया। अब तो इस घोड़े को सबक सिखाना ही पड़ेगा। महाराज, आज मैं खेत कैसे जोतूंगा? आज तो हमारा एक बैल बीमार है। अरे बिरजू, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि हमारा एक बैल बीमार हो तो क्या हुआ? आज तुम दूसरे बैल के स्थान पर इस घोड़े को ही ले जाओ। इस घोड़े से खेत की जुताई करो। लेकिन महाराज, क्या ये घोड़ा खेत में चल पाएगा? अरे बिरजू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यदि ये खेत में ना चले तो इसकी पीठ पर जोर जोर से 4-5 डंडे मारना, तो ये अपने आप ही भागने लगेगा। अच्छा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। आज इसी से अपना सारा खेत जोत कर आऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ बिरजू और खेत की जुताई करो। लेकिन महाराज, जरा सा घोड़े को चने खिला लो, फिर लेकर जाऊंगा। अरे नहीं बिरजू, आज चने घोड़ा नहीं खाएगा। आज चने हमारा बीमार बैल खाएगा। आज घोड़े को सिर्फ सूखा भूसा खिलाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। बिरजू जल्दी से चने लेकर आता है और बैल के सामने रख देता है और घोड़े के सामने सूखा भूसा रख देता है। यह देखकर तो घोड़े की जान ही निकल जाती है। अरे इस राजा ने क्या कर दिया? आज खेत की जुताई मुझसे कराएगा और चने खिलाएगा इस बैल को। हे राम राम राम, किसी को काम चोरी बताकर उल्टा मैं ही उसमें फंस गया, और ऊपर से चने के स्थान पर ये सूखा भूसा। मैं इस सूखे भूसे को तो कभी नहीं खाऊंगा। महाराज, घोड़ा तो भूसा खा नहीं रहा। अरे बिरजू, मुझे लगता है घोड़े को भूख नहीं लगी है, इसीलिए खाना नहीं खा रहा। तुम ऐसा करो, इस घोड़े को ऐसे ही ले जाओ। राजा की यह बात सुनकर तो घोड़ा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन घोड़ा कर भी क्या सकता था। मजबूरन बेचारा खेत में चला जाता है।
हे भगवान, ये किसान तो मुझे ढंग से सांस भी नहीं लेने देता। आज तो मेरी मौत निश्चित है। अरे चल चल, तू तो चलने में कितनी आनाकानी कर रहा है। अरे रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। किसान तुरंत डंडा उठाता है और 2-4 डंडे खींचकर घोड़े को मारता है। घोड़ा फिर से दौड़ने लगता है। इस प्रकार घोड़ा जब भी चलने में आनाकानी करता तो किसान घोड़े के खींचकर 2 डंडे मारता। घोड़ा फिर से खेत में दौड़ने लगता। यह देखकर तो दूसरे बैल को बड़ा आनंद आ रहा था। वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ खेत में आगे बढ़ रहा था। आहा, खेत तो जोत दिया है। चलो अब घर वापस चलता हूँ। बिरजू तुरंत ही बैल और घोड़े को लेकर महल की तरफ वापस चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुंच जाता है। महाराज, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। आज तो मैंने सारा खेत जोत दिया। अरे वाह, बोल तो ऐसे रहा है जैसे सारा खेत इसी ने खुद ही जोता है। मार मार कर मेरी सारी कमर ही तोड़ दी और कहता है कि आज का दिन अच्छा रहा। अरे भाई, क्या बात है? आज तो तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। अरे भाई पूछो मत, तुम्हें काम चोरी सिखाने के चक्कर में ही मेरी ये हालत हुई है। भैया ऐसा करो, कल से तुम अपनी खेती संभालो और मुझे मेरा कार्य करने दो। यदि एक दिन और खेत में चला गया तो खेत से मेरी लाश ही लौट कर आएगी। घोड़े की यह बात सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। तभी उधर से एक नई नवेली दुल्हन की डोली जा रही थी। राजा को हंसता देखकर महारानी को राजा के ऊपर संदेह हुआ। अरे महाराज, आप एकदम से क्यों हंसे? क्या बात है? अरे कुछ नहीं महारानी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंस दिए। लेकिन महाराज, कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे हंस सकता है जब तक कोई कारण ना हो? अरे महारानी, आप भी ना, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। मैं जिस कारण बस हंस रहा था वे कारण तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, मैं सब जानती हूँ। आखिर तुम बताओगी भी क्या? क्योंकि तुम तो नई नवेली दुल्हन को देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए और उस चुड़ैल की तरफ हंस दिए। महारानी जी, आप ये कैसी अनर्गल बातें कर रही हैं? मेरी हंसी का कारण वो निर्दोष नहीं है। तो फिर क्या कारण है महाराज? मुझे वह कारण बताओ। महारानी, आप जिद ना करें। यदि मैंने आपको कारण बताया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। इसीलिए महारानी जी, आप कारण ना पूछे तो अच्छा है। महाराज, आप दुनिया भर के बहाने बनाना बंद करें और मुझे मेरे सवालों का जवाब दें। यदि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इस औरत को? यदि मैंने इसे सच्चाई बताई तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा और यदि नहीं बताई तो ये मुझे जीते जी मार डालेगी। अब तो मुझे पत्थर ही बनना है। यदि मैं यहाँ पत्थर बन गया तो मैं यहाँ पर लोगों के पैरों तले कुचलता रहूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, गंगा जी के घाट पर चलता हूँ और वहीं पर सच्चाई बताकर सीधे पत्थर बनकर गंगा नदी में ही गिर जाऊंगा, तो कम से कम मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ठीक है महारानी जी, मैं आपको इसका कारण जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, वो भी यहाँ पर नहीं। इसके लिए तुम्हें कल मेरे साथ गंगा जी के घाट पर चलना होगा। हाँ, ठीक है महाराज, मैं कल आपके साथ जरूर चलूँ। अगली सुबह होते ही महारानी जल्दी से तैयार हो जाती है। चलिए ना महाराज, अब तो सुबह भी हो गई है। अरे महारानी जी, मैं अभी चलूंगा, उससे पहले मुझे थोड़ा सा भोजन तो करने दो। नहीं महाराज, आज मैंने भी भोजन नहीं किया है और आप भी भोजन मत करिए।
हम दोनों वापस आकर भोजन करेंगे। हे प्रभु, लगता है मुझे भूखे मरना ही लिखा है। अरे क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं महारानी जी, चलो चलते हैं। राजा चलते चलते काफी घने जंगलों से गुजरता है। वहीं जंगलों में एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियां चरा रहा था। वहीं पर एक पानी का कुआं था। अरे कुएं के अंदर तो कितनी अच्छी घास लगी हुई है। काश मुझे ये हरी हरी घास खाने को मिल जाती तो कितना आनंद आ जाता। स्वामी, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। आप मेरे लिए थोड़ा सा पानी मंगवा दीजिए, कुआं तो सामने ही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी मंगवाता हूँ। अरे सारथी, तुम जल्दी से जाओ और कुएं से थोड़ा सा पानी लेकर आओ। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ ना। अरे दूध दूध दूध, क्या हर समय दूध दूध ही चिल्लाते रहते हो? अब मैं किसी को भी दूध नहीं पिलाऊंगी। यदि तुम्हें दूध पीना है तो पहले इस कुएं में से हरी हरी घास को तोड़ कर लेकर आओ, तभी मैं दूध पिलाऊंगी। लेकिन माँ, यदि मैं उस घास को तोड़ने के लिए जाऊंगा तो मैं उस कुएं में गिर जाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता। यदि दूध पीना है तो घास तो लानी ही पड़ेगी। अपनी माता की यह बात सुनकर तो बच्चा रोने लगता है और अपने पिता के पास जाकर सारी कहानी बताता है। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा तुमसे? रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारी माँ के पास जाकर पूछता हूँ। अरे धन्नो, तुम इन बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही? देखिए जी, मैं दूध ऐसे नहीं पिलाऊंगी। यदि इन बच्चों को दूध पीना है तो मेरे लिए उस कुएं से हरी घास लानी ही होगी। अरे मूर्ख, तेरी इतनी जरूरत, तू जानबूझकर अपने बच्चों को मारना चाहती है? इतना कहते ही बकरे ने जोर से एक ठोकर बकरी को मारी। बकरी एक ही ठोकर में जमीन पर गिर पड़ती है। दुष्ट कहीं की, तेरी आंखों में कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है। मैं वो राजा नहीं जो अपनी रानी के कहने पर जानबूझकर पत्थर बनने के लिए गंगा नदी पर जाऊं। उनकी जगह यदि मैं होता तो मार मार कर रानी की चमड़ी खींच लेता, और तू उसी रानी के नक्शे कदम पर चल रही है। चुपचाप इन बच्चों को दूध पिला, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगा। इतना सुनते ही बकरी चुपचाप बच्चों को दूध पिलाने लगती है। उस बकरा बकरी की यह सारी बातें राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे ये बकरा तो एकदम ठीक कह रहा है। क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ जो अपनी पत्नी के जिद के आगे खुद की प्राण की बलिदान देने जा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे भी इस बकरी की तरह ही अपनी रानी को सबक सिखाना चाहिए। ये लीजिए महाराज, मैं पानी ले आया हूँ। सारथी, तुम इस पानी को यहीं पर रख दो और जाओ एक अच्छा सा डंडा तोड़कर ले आओ। अरे महाराज, आप ये डंडा किसके लिए मंगवा रहे हैं? कुछ नहीं महारानी जी, वो डंडा मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए मंगवा रहा हूँ। ये लीजिए महाराज, मैं डंडा भी लेकर आ गया हूँ। राजा तुरंत ही उस डंडे को हाथ में लेता है और महारानी के ऊपर डंडा चलाने लगता है। अरे 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 स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? दोस्त, आज मैं तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूंगा। तुझे अपने सवाल का जवाब जानना है ना? यही है तेरे सवाल का जवाब। हे मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे प्राण प्यारे, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे कोई सवाल नहीं जानना। आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। यदि ऐसी बात है तो तू पहले गंगा मैया की कसम खाकर बोल कि तू आज के बाद मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। हाँ हाँ स्वामी, मैं गंगा माँ की कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। मुझे छोड़ दो। चलो सारथी, अब रथ को वापस महल में ले चलो। इस प्रकार राजा अपनी हठी पत्नी को ठीक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी की गंभीरता को सकारात्मक तरीके से अपने जीवन में उतारें, न कि नकारात्मक तरीके से।